आज हम ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन करेंगे। ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र अथवा दरार से होता है जिससे होकर गर्म लावा, गैस, पत्थर के टुकड़े तथा धूल आदि निकला करते हैं। ज्वालामुखी का संबंध केवल उस छिद्र से होता है जिससे होकर लावा आदि निकलते हैं। ज्वालामुखी का उद्गार तथा उससे निकलने वाले पदार्थों के बाहर प्रकट होने की प्रक्रिया को ज्वालामुखी के प्रकट होने की क्रिया कहते हैं। ज्वालामुखी प्राय एक गोल या कुछ गोल आकार का छिद्र अथवा खुला भाग होता है जिससे होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैस, तरल लावा, जल एवं चट्टानों के टुकड़ों से युक्त गर्म पदार्थ पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होते हैं। ज्वालामुखी का शाब्दिक अर्थ जिसके मुख से आग की ज्वाला निकलती हो। ज्वालामुखी से जो आग की लपटें निकलती हैं, ऐसा जो प्रतीत होता है वो केवल एक भ्रांति होती है, क्योंकि उससे जो पदार्थ निकलते हैं उद्गार के समय वे प्राय अत्यधिक ताप के कारण लाल अंगारे जैसे होते हैं तथा दूर से ये फ्लेम की तरह लगते हैं। इसी प्रकार कुछ ज्वलनशील गैसें होती हैं जिनके प्रज्वलित होने पर लपटें उठती हैं। ज्वालामुखी वह क्रिया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के भीतर गैस एवं लावा की उत्पत्ति से लेकर उनके पृथ्वी के भीतर तथा बाहर प्रकट होने की सभी क्रियाएं शामिल की जाती हैं। वर्सेस्टर ने ज्वालामुखी क्रिया के लिए वल्केनिज्म शब्द का प्रयोग किया। इनके अनुसार ज्वालामुखी वह क्रिया है जिसमें गर्म पदार्थ के धरातल की तरफ या धरातल पर आने की सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। ज्वालामुखी क्रिया के दो रूप होते हैं, धरातल के ऊपर तथा धरातल के नीचे, या आभ्यंतरिक तथा बाह्य। आभ्यंतरिक क्रिया में यानी धरातल के नीचे जो क्रिया होती है में मैग्मा आदि धरातल के नीचे ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेते हैं। इनमें प्रमुख हैं बैथोलिथ, फैकोलिथ, सिल और डाइक। बाह्य क्रिया में गर्म पदार्थ के धरातल पर प्रकट होने की क्रियाएं शामिल होती हैं। इनमें प्रमुख है ज्वालामुखी, धरातलीय प्रवाह, गर्म जल के सोते, हॉट स्प्रिंग्स, गीजर तथा धुआंरे। बैथोलिथ, फैकोलिथ, सिल तथा डाइक इन नाम से आप पहले भी परिचित हो, क्योंकि अपन आग्नेय चट्टान का अध्ययन जब कर रहे थे उस समय अपन ने इनके बारे में डिस्कस किया था। ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पदार्थ हैं वो ज्वालामुखी का प्रथम उद्गार प्राय छिद्र के सहारे होता है और उद्गार से अनेक प्रकार के पदार्थ निकलते हैं जिनको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम गैस तथा जलवाष्प, दूसरा विखंडित पदार्थ और तीसरा लावा पदार्थ। सबसे पहले जब ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है तो गैसेस बड़े जोर के साथ बाहर निकलती हैं, यानी भूपटल को तोड़कर धरातल पर प्रकट होती हैं। इनमें सबसे अधिक प्रतिशत वाष्प का होता है। वाष्प के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि होती हैं। विखंडित पदार्थों में ज्वालामुखी की बारीक धूल से लेकर बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े शामिल किए जाते हैं। उद्गार के समय गैसों की तीव्रता के कारण ये टुकड़े आकाश में अधिक ऊंचाई तक उछाल दिए जाते हैं और जब गैस का प्रेशर कम होता है तो ये टुकड़े पुनः धरातल पर वापस आने लगते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले बड़े बड़े टुकड़ों को बम कहते हैं। इनकी व्यास कुछ इंच से लेकर कई फीट तक होती है। इनके आकार में पर्याप्त अंतर होता है और ज्वालामुखी बम का जो सॉलिडिफिकेशन है वो लावा के धरातल पर पहुंचने से पहले ही हो जाता है। अगर पूरा रूप से नहीं होता है तो कम से कम उसका बाहरी भाग तो अवश्य ही धरातल के नीचे ही प्रवाह के समय ठोस हो जाता है और उनका आकार जो है गोल, अंडाकार या अन्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। छोटे आकार वाले टुकड़ों को लेपिली कहते हैं और बहुत बारीक कणों को ज्वालामुखी धूल या राख कहते हैं। जब उद्गार के साथ
द्रव के रूप में पिघला हुआ भार आता है उसे लावा कहते हैं। सिलिका के आधार पर लावा दो तरह का होता है, अम्ल प्रधान लावा या एसिड लावा, पैठिक लावा या बेसिक लावा। अम्ल प्रधान या एसिड लावा जो होता है उसका रंग पीला, भार में हल्का और उसका द्रव रूप जो है वो अत्यंत गाढ़ा होता है जो कि ऊंचे ताप पर पिघलता है। पैठिक जो लावा है उसका रंग गहरा तथा काला, भार है वो अधिक और द्रव रूप पतला होता है, तो एक कम ताप पर ही पिघल जाता है। हल्का तथा पतला होता है तो उद्गार के बाद धरातल पर शीघ्रता से फैल जाता है और सिलिका की कमी के कारण शीघ्र जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है। अब आता है ज्वालामुखी के अंग। जो ज्वालामुखी के जो निश्चित पदार्थ हैं, निकलने वाले जो पदार्थ हैं, जब ज्वालामुखी छिद्र के चारों तरफ जमा होने लगते हैं तो ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। यहाँ ये जो डायग्राम है इसमें देख भी पा रहे हो ज्वालामुखी शंकु का। जब जमाव अधिक हो जाता है तो शंकु काफ़ी बड़ा हो जाता है और पर्वत का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार के शंकु को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इस पर्वत के ऊपर लगभग बीच में एक छिद्र होता है जिसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। ये जो पूरा भाग आपको दिखाई दे रहा है इसको अपन ने क्या कह दिया, ज्वालामुखी पर्वत। और इसके ऊपर भाग में आप देख पा रहे हो ज्वालामुखी छिद्र इस डायग्राम में लिखा हुआ है। इस छिद्र का धरातल के नीचे भूगर्भ से संबंध एक पतली नली से होता है। इस नली को ज्वालामुखी नली या वोल्केनिक पाइप, यहाँ बीच में देख रहे हो दोनों तरफ आपके जमाव है, ऊपर छिद्र है और बीच में जो पतली नली है वहाँ पे वोल्केनिक पाइप। जब ज्वालामुखी का छिद्र विस्तृत हो जाता है तो उसे ज्वालामुखी का मुख या ज्वालामुखी क्रेटर कहते हैं। जब धसाव या अन्य कारण से ज्वालामुखी का विस्तार अत्यधिक हो जाता है उसको कालडेरा कहते हैं। यानी ये जो ऊपर छिद्र है थोड़ा विस्तृत हुआ तो उसको हमने क्या बोल दिया, क्रेटर, और जब ज़्यादा हो जाता है तो उसी को बोल देते हैं कालडेरा। ये थे ज्वालामुखी के जो विभिन्न अंग हैं, वो ज्वालामुखी शंकु, छिद्र, क्रेटर और पाइप, और इस पूरे को अपन बोल देंगे ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी के जो अब आता है ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के प्रकार में हम देखेंगे कि उद्भेदन की प्रक्रिया यानी जो इरप्ट होता है, उद्गार ज्वालामुखी विस्फोट कह सकते हो, होता है तथा उसके समय में पर्याप्त अंतर होता है। कुछ ज्वालामुखी भयंकर आवाज़ के साथ विस्फोटक रूप में प्रकट होते हैं, कुछ शांत रूप में दरार के रूप में प्रकट होते हैं, जबकि ज्वालामुखी उद्भेदन के बाद शीघ्र शांत हो जाते हैं तथा कुछ काफ़ी समय तक सक्रिय रहते हैं। कुछ ज्वालामुखी कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं, कुछ थोड़े समय के बाद पुनः जागृत हो जाते हैं, और कुछ ज्वालामुखी से अत्यधिक लावा आदि निकलता है, कुछ थोड़ी मात्रा ही प्रकट कर पाते हैं। इस प्रकार ज्वालामुखी के प्रकट होने तथा उद्गार की अवधि में अंतर के कारण उसे कई भागों में कई रूपों में विभाजित किया जाता है। पहला है ज्वालामुखी के उद्गार के अनुसार। इसमें केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, इनको अपन ने बांटा है हवाईयन प्रकार के उद्गार वाली ज्वालामुखी, फिर दूसरा है स्ट्रम्बोलियन प्रकार के, फिर है वल्केनियन प्रकार के ज्वालामुखी, फिर है विसुवियस प्रकार के, फिर है पीलियन प्रकार। ये तो थे अपने ज्वालामुखी के उद्गार के अनुसार वर्गीकरण में केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। इसी में दूसरा है दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, यानी इसको दो में बांट लिया, केंद्रीय उद्भेदन और दरारी उद्भेदन। केंद्रीय में हवाईयन, स्ट्रम्बोलियन, वल्केनियन, विसुवियस और पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी आएंगे। फिर दूसरा जो वर्गीकरण है वो है अपना
उद्गार की अवधि के अनुसार वर्गीकरण। अपन ने पहले देखा, थोड़ी देर पहले अपन डिस्कस कर रहे थे कि कुछ ज्वालामुखी लंबे समय के लिए रहते हैं, कुछ एकदम शांत रहते हैं, कुछ समय के लिए शांत और फिर वापस उसमें उद्भेदन होता है, यानी जागृत वापस हो जाते हैं। तो ये जो है उद्गार की अवधि के अनुसार, उसमें है पहला सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो जिसे कह सकते हैं। दूसरा है प्रसुप्त डोरमेंट वोल्केनो, फिर है शांत ज्वालामुखी। तो दूसरा जो वर्गीकरण था उद्गार की अवधि के अनुसार, उसमें 3 भाग हैं, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत ज्वालामुखी। इनका अपन सबका कल डिटेल में अध्ययन करेंगे।